हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ सीआरपीसी पे बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपके साथ सेक्शन 199 डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैं बात कर रहा था कि डिफेमेशन के केसेस वगैरह में प्रोसिक्यूशन किस तरीके से होता है और कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जाता है। और सेक्शन 199 को सेक्शन 499 से ऑफ आईपीसी से रिलेट करके बताया था। तो आज हम उसके आगे चलेंगे और आज का जो एरिया हम करेंगे वो है सेक्शन 200 से लेकर सेक्शन 203 तक, जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सीआरपीसी। जिस तरीके से एफआईआर और उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स मैंने डिटेल में आपको कराए थे विद जजमेंट्स, तो इस टॉपिक के अंदर भी मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और जितनी पुरानी वीडियोस हैं जो आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं इससे पहले, सब कुछ सीक्वेंस में कराया हुआ मैंने, तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, इसी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी सीआरपीसी की, और अदर वीडियोस की आप चेक कर सकते हैं। सी सेक्शन 200 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट पे। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट पे देखिए, आपको सेक्शन 190 अगर पता होगा, मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि तीन किस्म से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। या तो वो कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेता है कि अगर कंप्लेनेंट आ जाए कोर्ट में और वो कंप्लेंट कर दे, तो उस केस में क्या प्रोसीडिंग है आज हम उस पर बात करेंगे। एक तरीका था कि वो आपका पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले, जो कॉग्निजेबल मैटर होते हैं उसके अंदर एफआईआर दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन आपके कंप्लेंट में भी होती है, बट पुलिस रिपोर्ट में, मतलब पुलिस रिपोर्ट वाले जो कॉग्निजेंस के केसेस है उसमें जल्दी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो जाती है। और तीसरा होता है आपका सुओ मोटो वाला कॉग्निजेंस। तो इसमें हम आज ये कंप्लेंट वाला एरिया पढ़ रहे हैं कि कंप्लेंट जब आती है मजिस्ट्रेट के पास, तो उस केस के अंदर जो यूजुअली कंप्लेंट्स आपकी आती है वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर में आती है। इंडियन पीनल कोड के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कॉग्निजेबल हैं और बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल के अंदर आपको सिंपल सा यही मतलब है कि कॉग्निजेबल मैटर्स के अंदर पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स के अंदर पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। तो अब ये प्रोसीडिंग कैसे होती है, इसका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है, वो समझते हैं। सेक्शन 200 कहता है कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है कंप्लेंट के ऊपर, कि कंप्लेनेंट आया और उसने कंप्लेंट फाइल करी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो एग्जामिनेशन करेगा। किसका एग्जामिनेशन करेगा? कंप्लेनेंट का। वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले लेगा। ध्यान रखना, कोर्ट में अगर आपको प्रोसेस, अगर आप कोर्ट में थोड़ा बहुत देंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्री समनिंग एविडेंस जो होता है, कभी जब कंप्लेंट डलती है तो प्री समनिंग एविडेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो डायरेक्ट तुरंत समन नहीं भेज देगा एक्यूज को, या तुरंत एक्यूज के खिलाफ वारंट इशू नहीं कर देगा। अगर कंप्लेंट आई है तो सबसे पहले वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, और उसके साथ जो भी अगर वो विटनेस लाया है, जो भी वो एविडेंस देना चाहता है, जिसके बेसिस पे वो चाहता है कि उसका मैटर टेकअप हो, जिसके बेसिस पे वो कंप्लेनेंट चाहता है कि मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले, उसके मैटर का, उस जो रिलीफ वो चाहता है उसका कॉग्निजेंस लिया जाए, तो उस केस में एक प्री समनिंग एविडेंस होगा और उसमें मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करेगा ऑन ओथ कंप्लेनेंट का। और अगर कोई विटनेस वो अपने साथ लाया है, अगर कोई विटनेस अवेलेबल है, तो उस विटनेस का भी एग्जामिनेशन करेगा। और इस एग्जामिनेशन को रिड्यूस इन राइटिंग किया जाएगा। ऑब्वियसली ओरल तो रखा नहीं जाएगा, रिड्यूस इनटू राइटिंग किया जाएगा। इट शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस। अगर विटनेस ने भी बयान दिया, ऑन ओथ दिया है, तो इसको साइन कर दिया जाएगा कि जो उनकी शिकायत है। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप मुझे समझ में आया कि मैंने एक नॉन कॉग्निजेबल मैटर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉग्निजेबल मैटर में भी कंप्लेंट फाइल होती है। यूजुअली कंप्लेंट्स नॉन कॉग्निजेबल मैटर में फाइल की जाती है, मगर कुछ आपके कॉग्निजेबल केसेस के अंदर भी कंप्लेंट फाइल की जाती है। जैसे कि आप अगर सेक्शन 471 देखेंगे, तो 471 एक कॉग्निजेबल केस है, मगर वहां पे जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो कॉग्निजेंस आपका कंप्लेंट पे दिया जाता है, कंप्लेंट बाय द कोर्ट। जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है उसी कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट पे दिया जाता है। वो अगर आपने मेरी सेक्शन 195 की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी। उसमें मैंने कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बताए थे, जिसमें कुछों में कॉग्निजेंस पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट पे लिया जाता है राइटिंग में, कुछों में कॉग्निजेंस कंप्लेंट बाय द कोर्ट पे लिया जाता है। तो यूजुअली नॉन कॉग्निजेबल मैटर में इनका मैटर होता है। और कई बार केसेस ऐसे भी हो जाते हैं जहां पे आपका पुलिस ऑफिसर मान लीजिए कॉग्निजेबल मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा,
और एफआईआर दर्ज नहीं करा तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में कंप्लेंट डाल देंगे, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा रिलीफ नहीं है। तो उस केस में कोर्ट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ना लेके पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे देगी कि आप एफआईआर दर्ज करिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। तो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट आएगी उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है मैजिस्ट्रेट। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है कि अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल मैटर में भी पुलिस नहीं ले रही आपकी एफआईआर, तो आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जाके आप पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिलवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के द्वारा कि पुलिस आप एफआईआर दर्ज करो। नाउ अब ये जो सेक्शन 200 है, इसमें स्टेप 1 क्या है हमारा, कि कंप्लेंट आई। चलिए, तो क्या ये कंप्लेंट पे सीधा एक्शन शुरू हो गया? नो। सबसे पहले हम करेंगे एग्जामिनेशन, किसका? कंप्लेनेंट का। और अगर विटनेस है तो क्या हम इसको राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। राइटिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या हम इसको साइन करवाएंगे? बिल्कुल साइन करवाएंगे। किससे साइन करवाएंगे? कंप्लेनेंट से, और अगर विटनेस ने भी गवाही दी है तो उससे। अब ये सारा जो प्रोसीडिंग हुई ये ऑन ओथ हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अभी मैं सेक्शन 200 के अंदर ही हूं। अगर मान लीजिए कंप्लेंट ऑलरेडी राइटिंग में है तो मैजिस्ट्रेट को एग्जामिनेशन, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से केसेस है समझ लीजिए। कंप्लेंट राइटिंग में आई है और एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, वो कौन कौन से केसेस है? सबसे पहला केस, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और उसने कंप्लेंट करी है। ध्यान रखना, पब्लिक सर्वेंट को प्राइवेट कंप्लेंट नहीं करा, पब्लिक सर्वेंट का प्राइवेट मैटर नहीं है। पब्लिक सर्वेंट अपनी डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई कंप्लेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो पब्लिक सर्वेंट ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट है। जैसे सेक्शन 172 से लेकर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट है। तो उस केस के अंदर कुछ भी मैटर होता है तो वहां पे कंप्लेंट करी जाती है, कॉग्निजेंस जो ली जाती है वो उस रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंप्लेंट की जाती है, और उस कंप्लेंट के तौर पे फिर कॉग्निजेंस लेता है मैजिस्ट्रेट। और ये चीज मैंने आपको सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी में भी बताया था। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, प्राइवेट कंप्लेंट नहीं करा, अपनी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के अंदर कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट राइटिंग में है, तो देयर इज नो नीड टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट व्हिच इज द पब्लिक सर्वेंट और एनी विटनेसेस। दूसरा, अगर मैजिस्ट्रेट ने दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर दिया केस, मेक ओवर का प्रोविजन मैंने आपको सेक्शन 192 में वीडियो के साथ बताया हुआ है। दूसरे मैजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर दिया, दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस दे दिया, तो उस केस में दूसरा मैजिस्ट्रेट एग्जामिन कर लेगा। नाउ अब सवाल आता है कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ए ने यहां पे एग्जामिनेशन कर लिया ऑलरेडी और उसके बाद मेक ओवर किया मैजिस्ट्रेट बी को मैटर 192 का इस्तेमाल करके, तो मैजिस्ट्रेट बी को दोबारा से उसको री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर वो कंप्लेनेंट एग्जामिन हो चुका है, प्री सबमिटिंग एविडेंस हो चुका है, तो उसको दोबारा से री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है उस कंप्लेनेंट को। ये बात ध्यान रखना। नाउ सेक्शन 201, ये लास्ट सेक्शन, ये मैं पिछला वाला मैंने आपको सेक्शन 200 कराया। नाउ सेक्शन 201, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट। कॉग्निजेंस लेने के लिए अगर मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस सिनेरियो में क्या क्या किया जाता है जरा समझते हैं। दो सिचुएशन है। पहला, अगर कंप्लेंट राइटिंग में, अगर कंप्लेंट राइटिंग में आ चुकी है तो उस केस में उसको प्रॉपर कोर्ट को सेंड कर दो जिसकी जुरिसडिक्शन है, जो उस मैटर को का कॉग्निजेंस लेने के लिए एलिजिबल है, जो उस मैटर का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, उस कोर्ट को कंप्लेंट को भेज दो। और वहां पे इस वाले मैजिस्ट्रेट का जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो अपना इंडोर्समेंट डाल देगा। इंडोर्समेंट से ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो कंप्लेंट आई है ये इस कोर्ट से आया है, और इस कोर्ट से क्यों आया है, क्योंकि ये वाला जो मैजिस्ट्रेट था, दैट मैजिस्ट्रेट वाज नॉट कॉम्पिटेंट एंड द कंप्लेंट वाज इन राइटिंग, इसलिए हमने प्रॉपर कोर्ट में भेज दिया। नाउ अगर मान लीजिए वो कंप्लेंट अभी राइटिंग में नहीं आई है, अगर वो कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है, तो उस केस में हम कंप्लेनेंट को सीधा कोर्ट भेज देंगे। उस कंप्लेनेंट को बोलेंगे भाई देख तू उस कोर्ट ही चले जाना, वहां पे कंप्लेंट डाल दे। तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी।
सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस। देखिए, ये प्रोसेस, इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या, पहले उसको समझते हैं। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले लेता है तो उसके बाद फिर समन करता है, जो अक्यूज है उसको बुलाया जाता है, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होती है और फिर मैटर प्रोसीड आगे चलता है, ट्रायल शुरू होता है और भी चीजें हैं। तो वो चीजें एक बैग नहीं की जाएगी। जब कब, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कभी कंप्लेंट किया जाता है तो तुरंत ये सब चीजें नहीं करी जाती, उसके लिए वेट किया जाता है। तो वो क्या सिचुएशन है जरा उसको समझते हैं। लॉ कहता है कि मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट रिसीव होती है और मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, ध्यान रखना, मतलब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉम्पिटेंट वर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की उस पर्टिकुलर मैटर की, उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जिसका कंप्लेंट उसके पास आया है। अब या तो वो कंप्लेंट उसको मेक ओवर होके आया है, दोनों सिचुएशन है। पहला कि डायरेक्ट फर्स्ट आया, पहली बार में ही उसके पास कंप्लेंट आई है और वो उसके लिए कॉम्पिटेंट है, कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस वो ले सकता है। दूसरा, या तो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट से मेक ओवर होके वो केस उसके पास आया है और वो उस केस के अंदर एलिजिबल कॉम्पिटेंट है उस मैटर में, उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो वो क्या करेगा, दो चीजें यहाँ पे, एक में मे है, ध्यान से सुनना, और एक में शैल है। दोनों में पोस्टपोन्ड ही है, पोस्टपोन्ड ही है, पोस्टपोन द इशू। वो जो समन वमन का काम है ना, इशू ऑफ प्रोसेस वगैरह का, एक्यूज को समन समनिंग करने का या फिर वारंट इशू करने का, ये सारा जो प्रोसेस है इसको पोस्टपोन करेंगे। अब दो सिचुएशन मैंने, एक में मे बताया, एक में शैल बताया। मे क्या है वो समझिए, ये जनरल केसेस हैं, और शैल क्या है कि अगर एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है। क्या बोला मैंने, अगर एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, उस ऐसी जगह रहता है जहां पे मैजिस्ट्रेट की ये वाली जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं अप्लाई होती है, तो वहां पे तो मैजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। अदर देन दैट मैजिस्ट्रेट मे पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही बारीक शब्द है मगर उससे फर्क पड़ जाता है। अगर एक्यूज्ड बियॉन्ड द एरिया रहता है, कौन से बियॉन्ड द एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे मैजिस्ट्रेट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस केस में मैजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द प्रोसेस। बट इन अदर जनरल केसेस, अगर मैं इस वाले केस को हटा दूं तो मैजिस्ट्रेट में पोस्टपोन द प्रोसेस, और यूजुअली मैजिस्ट्रेट पोस्टपोन करता है प्रोसेस को। अब पोस्टपोन करके वो क्या करेगा, तो या तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है, या तो वो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा सकता है, या तो वो खुद हिमसेल्फ इंक्वायरी करेगा कि इस मैटर को टेकअप करना चाहिए, इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं, इसमें कॉग्निजेंस लेना सही रहेगा या नहीं, या फिर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और ये डिसाइड करिए कि क्या हमारे पास इस केस में ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है या नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग नहीं है तो हम अपना जो हमारा कोर्ट का लिटिगेशन का टाइम है, व्हाई आर वी स्पेंडिंग और व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर लिटिगेशन का टाइम, हम अपना ये टाइम कहीं और यूज करेंगे। अगर इस मैटर में कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग नहीं है, तो वी विल नॉट प्रोसीड। इसी पर्पस के लिए या तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी खुद से करता है या तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से कराता है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये कब कर रहा है, जब वो पोस्टपोन कर रहा है प्रोसेस को और ये चेक करना चाहता है ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है या नहीं। इसका एक मिलता जुलता ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो थोड़ा फर्क है बट सिमिलर है। ललिता कुमारी की जो जजमेंट मैंने आपको कराई थी सेक्शन 154 एफआईआर के दरमियान की, एफआईआर दर्ज कॉग्निजेबल मैटर में करनी ही पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, तो उसमें मैंने कुछ सिचुएशंस बताई थी जहां पे एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जस्ट इन ऑर्डर टू गेट श्योर कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है क्या उसके बेसिस पे एफआईआर को किया भी जा सकता है या फिर एफआईआर फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर। और कुछ केसेस थे जैसे करप्शन के केसेस थे और उसके बाद डाउरी के केसेस थे जिसमें
क्रुएल्टी वाले केसेस थे, 498A के केसेस थे, कुछ ऐसे केसेस जहां पे ऑफेंस बहुत पहले हो चुका है और बाद में वो चीज दर्ज हो रही है एफआईआर, तो उस केस के अंदर भी पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेता था जिससे वो पता करता है कि एफआईआर दर्ज करी जाए या नहीं करी जाए। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ ये मिलता जुलता है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट है, उसने इमीडिएटली एक्शन लेने के बजाय ये सोचा कि लेट्स मेक एन इन्वेस्टिगेशन गेट डन बाय द पुलिस ऑफिसर एंड देन डिसाइड वेदर देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग और नॉट। अब कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। पहला कि अगर वो मैटर ऑफेंस जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, मतलब वो सेशन कोर्ट उसको ट्राई करेगा। अगर वो मैटर ही एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जब मैटर ट्रायबल होता है ना, तो उस केस में जो मैजिस्ट्रेट होता है वो कंप्लेनेंट को कॉल करता है और उनको एग्जामिन कर लेता है ऑन ओथ। ध्यान रखना, ये वाले केस में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस जो कंप्लेंट किया गया ये तो सेशन कोर्ट देखेगा, तो वहां पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कंप्लेनेंट को बुलाएगा और बोलेगा भाई अपने अपने सारे विटनेस ले आओ और सबको ऑन ओथ एग्जामिन कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। और इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। दूसरा केस है जहां पे कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा की गई है, कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा की गई है। अब कौन कौन से ऑफेंसेस में कंप्लेंट कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो सेक्शन 195 पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखना। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि झूठी गवाही देने का केस होता है। सेक्शन 228 में इंसल्ट टू जज का केस होता है। कुछ फोर्जरी के ऑफेंसेस भी इसके अंदर कवर है, 471 है, 475 है। तो ये कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहां पे कोर्ट जब कंप्लेंट करती है उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। उसका प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 195 ऑफ द सीआरपीसी में, जो मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो उस केस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाएगी, मगर ध्यान रखना अगर कोर्ट कंप्लेंट करेगी तो कंप्लेनेंट और उसके विटनेस उसको हम एग्जामिन कर लेंगे ऑन ओथ, तब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। कंप्लेनेंट और उसके विटनेस को हम ऑन ओथ एग्जामिन कर लेंगे और तब हम इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं करेंगे। ना अगर यही इन्वेस्टिगेशन किसी अदर देन पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाई जाती है, जो बंदा पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उसके पास वो इन्वेस्टिगेशन की सारी पावर्स होंगी एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये बात ध्यान रखना, वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। अदर देन दैट वो सारी चीजें कर सकता अगर इन्वेस्टिगेशन हम किसी अदर देन पुलिस ऑफिसर से करवा रहे हैं, मतलब वो बंदा पुलिस ऑफिसर नहीं है तब। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अब सवाल आया कि हमने स्टेटमेंट ऑन ओथ जो थे कंप्लेनेंट के, उसको हमने एग्जामिन किया, कंप्लेनेंट का या फिर उसके विटनेसेस का, या फिर हमने इंक्वायरी करवाई जो अभी मैंने बताया आपको 202 में, या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया और हमें लगा कि यहां पे नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है, यहां पे वो ग्राउंड बनता ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है, ये कंप्लेंट बनती नहीं है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है ही नहीं। तो अब उस केस में क्या करेंगे हम, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा, और मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा, मैटर एंटरटेन नहीं होगा, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज कि ये तो डिसमिसल वाला है ना, आगे अभी आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जब मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है ना कि सफिशिएंट ग्राउंड है, तो मैजिस्ट्रेट उसके बाद कॉग्निजेंस ले लेता है कंप्लेंट के ऊपर और प्रोसेस को इशू कर देता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में 204 में बताऊंगा आपको, मगर अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं कि अगर आपका ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग नहीं एग्जिस्ट करता तो मैजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर सकता है। अब सवाल आता है कि क्या सेम ग्राउंड पे, ये 203 तो कंप्लीट हो गया, सेम ग्राउंड पे आप दोबारा कंप्लेंट कर सकते हो? तो लॉ कहता है कि हाँ कर तो सकते हो, मगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें कि ये हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही एंटरटेन करेंगे।
कि जिस ग्राउंड पे पहले कंप्लेंट लेके आए थे दोबारा सेकंड कंप्लेंट आपने उसी पे मेंटेन करने की कोशिश करी, तो लॉक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं आपको एक जजमेंट भी कोट कर देता हूं। पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू 2010 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये, जिसमें कहते हैं कि सेकंड कंप्लेंट जो है सेम फैक्ट्स पे, फर्स्ट कंप्लेंट डिसमिस हो गई 203 में, मैजिस्ट्रेट ने बोला कि नहीं भाई यहां तो ग्राउंड है ही नहीं, और सेम फैक्ट्स पे आपने दोबारा कंप्लेंट डाल दी। तो लॉ कहता है नहीं, ऐसा कोई बार नहीं है, सेकंड कंप्लेंट डालने पे कोई रोक रुकावट प्रोहिबिशन नहीं है, मगर हम इसे सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये फालतू में वेस्टेज ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का टाइम का वेस्टेज है। तो वो कौन कौन से मैटर हो सकते हैं जहां पे कोर्ट ने पहली बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ऑर्डर पास किया हो, कोर्ट का ऑर्डर एब्सर्ड हो, कोर्ट ने मिसअंडरस्टैंड किया हो नेचर ऑफ कंप्लेंट को, कोर्ट ने कंप्लेंट के नेचर को मिसअंडरस्टैंड किया हो, या फिर उस टाइम पे कुछ न्यू फैक्ट्स आ गए हैं जो पुरानी कंप्लेंट के वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे और उस टाइम पे पता लगाना भी मुश्किल था। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे सेम फैक्ट्स पे आप सेकंड कंप्लेंट डालोगे और हो सकता है कि कोर्ट आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि देखो ऐसा कोई बार नहीं है, देयर इज नो सच बार to entertainment of the second complaint on the same facts, provided that it has to be given, the relief has to be given in the exceptional circumstances। और कौन कौन से सिचुएशन में वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ट्रीट किया जाएगा वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। तो ये सेक्शन 203 तक मैंने करा दिया आपको, 204 में अगली वीडियो में कराऊंगा स्टार्ट। थैंक यू सो मच गाइस।